जैसे अपने यहाँ राजा होते हैं ना, वैसे राजस्थान में राणा होते हैं। राणा, राजा को राणा बोलते हैं। और वहाँ का जो राणा था उस टाइम 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के आगे अगर राणा लगा देंगे तो राणा प्रताप सिंह हो जाएगा। और जब जैसे अपने यहाँ राजा के आगे महा लगा दें महाराजा होता है, वैसे ही राणा के आगे महा लगा दें महाराणा हो जाएगा। तो नाम आया महाराणा प्रताप सिंह ना। आइए आगे पढ़ते हैं। हम लोग अकबर को पढ़ रहे हैं ना, खत्म नहीं हो रहा है ना, खत्म हो जाएगा। और जानकारी तो मिल ही रही है आपको, आगे भी मिलती रहेगी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी है। आज हम पढ़ेंगे कि अकबर ने जो आक्रमण किए हैं, लड़ाइयों से भी क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन लड़ाइयों से ही आते हैं। तो हम ये पढ़ेंगे कि इसने जो जो युद्ध लड़ा है, कहाँ कहाँ लड़ा है। उसमें सबसे पहला युद्ध हम पढ़ेंगे 1561 में इसने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा वाला आक्रमण बड़ा इंपॉर्टेंट है। दरअसल एक छोटी सी लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी तो सुनने में बड़ा मजा आता है। तो लव स्टोरी किसकी है? वहाँ के जो राजा थे, वहाँ के राजा जो थे उनकी, वो राजा थे वहाँ के बाज बहादुर। बाज बहादुर जो थे, ये देखो 1561 उसने मालवा पर आक्रमण किया था। किसने? अकबर के आक्रमण। आज उसकी लड़ाइयाँ पढ़ने चल रहे हैं। अभी तक हमने उसके जन्म की कहानी पढ़ी थी और उसके पैदा होने के बाद उसके पालन पोषण प्लस उसके जो जो भी कारनामे थे, शादी विवाह, यही तो अभी पढ़ा था पिछले 2 वीडियो में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लड़ाइयों से, कहाँ कहाँ लड़ा था, कौन कौन से क्षेत्र जीता था। तो वो मालवा पे आक्रमण किया 1561 में। याद होगा 1561 में बैरम खां की मौत होती है, याद होगा। उसके बाद उसने उनकी बीवी सलीमा बेगम से भी शादी कर लिया। अब 1561 की ही बात है। मालवा का क्षेत्र आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये इधर का क्षेत्र है मालवा का क्षेत्र, ठीक है। मध्य प्रदेश का और गुजरात के बॉर्डर एरिया वाला क्षेत्र, राजस्थान का कुछ मिला हुआ है क्षेत्र, मालवा का पठार बोला जाता है। तो मालवा के क्षेत्र में थे राजा बाज बहादुर। बाज बहादुर संगीत के बड़े शौकीन थे, संगीतज्ञ थे, बोल सकते हो, बड़े बहुत शौकीन भी थे। प्लस ये वो जो बाज बहादुर हैं, इन्होंने जिससे शादी किया था उनकी प्रेमिका थी, मतलब प्रेम विवाह था इनका, लव मैरिज हुई थी। उनका नाम था रूपमती। रूपमती सच में बड़ी रूपवान थी। उनके रूप से ही तो मोहित होकर इसने उसने शादी किया था। तो रूपमती को बहुत चाहता था ये। और उसके रूप के चर्चे आसपास आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर लोग बहुत सुने थे कि काफी खूबसूरत है, बहुत रूपवान है। तो ये बात सुना था। अकबर का एक सेनापति था अदम खां। अदम खां का नाम आप सुने होंगे, यहाँ नाम लिखा गया अदम खां। अदम खां वही महामंगा का नाम सुने हो ना, महामंगा का बेटा था अदम खां। और अदम खां थोड़ा सा जाहिल टाइप का था, बोल सकते हो, बहुत अजीब टाइप का था। तो अदम खां जो था वो इसके बारे में सुन रखा था कि रूपमती काफी रूपवान है, काफी अच्छी है। वो उसके लिए परेशान था। लेकिन अब ऐसे प्राप्त तो कर नहीं सकता था। मालवा का वो राजा है, राजा के से किसी की रानी को छीनना है तो वहां आक्रमण करना होगा। और अदम खां खुद से आक्रमण नहीं कर सकता जब तक राजा ना बोले। अदम खां तो सेनापति है ना। तो अदम खां अकबर के कान को भरता रहता, दिन भर सुनाता रहता, रूपमती बहुत खूबसूरत है, रूपमती बड़ी खूबसूरत है। और वो क्षेत्र आपसे बचा कैसे है? आपको जीतना चाहिए, ऐसे क्षेत्र छोड़ते ही हो आप, किसके लिए छोड़े हो? तो ऐसे दिन रात सुनाता रहा था। अकबर को लगा कि बात तो सही कह रहा है, हमको मिलना चाहिए ये क्षेत्र। तो उसने अदम खां को कहा ऐसा है, आक्रमण करो वहां पर, आक्रमण करो, छीन लाओ जो कुछ भी है उनके पास। अब तो अदम खां को मानो मन की मुराद मिल गई। वो तो इसी चक्कर में था कब से, बस एक बार सर जी बोले तो उसके बाद तो आक्रमण करके सारा काम तो मेरे ही जिम्मेदारी है। अकबर ने कहा जीत लोगे, जीत लोगे, लड़ोगे उससे जीत लोगे। तो उसने कहा सर एक बार भेजो तो, जीतने न जीतने जिम्मेदारी मेरी है, पहले आप तो मुझे भेज कर तो देखो। तो अब अकबर को क्या पता कि इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। अकबर बोले ठीक है जाओ। तो अकबर ने अदम खां को भेजा, मालवा पर आक्रमण किया। मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, बाज बहादुर वहां से भाग गया, कहीं छुप गया। अब उसके बीच की कहानी, अदम खां का तो मेन अटैक किस पे था? इस पे था। उसे राज थोड़ी चाहिए था, उससे वो तो परेशान था रूपमती के लिए। राज्य भाड़ में, उससे क्या मतलब है, राज्य अपना अकबर देखेगा। उसे रूपमती चाहिए था, तो वो रूपमती के डायरेक्ट पास सबसे पहले जिधर आपका फोकस होता है, आप कहीं भी जाओ जिधर फोकस होता है सबसे पहले वही निगाह जाती है। इसकी निगाह सबसे पहले इस पर पड़ी। ये इसके पास पहुंचा, इसके पास पहुंच ही रहा था, ये समझ गई कि ये आदमी ठीक नहीं है, उठा ले जाएगा मुझे। तो इसने क्या किया, अपने को मार डाला। मतलब कि रूपमती ने आत्महत्या कर ली, रूपमती ने खुद को मार डाला। हालांकि अदम बाज बहादुर एक बार फिर से अदम खां को पीछे करता है, 62 में फिर से गद्दी प्राप्त करता है। लेकिन उसके बाद फिर से चला जाता है मुगलों के हाथ में। मतलब अंततः 1562 के बाद ये वाला क्षेत्र मुगल ले जाते हैं, मतलब अकबर इसको प्राप्त कर लेता है। छोटी सी कहानी थी, चक्कर किसी और का था। उसी चक्कर में एक लड़की भी मरती है और एक राज्य भी हाथ से चला जाता है। इनका चक्कर था, अकबर को भरे इसको
और ये आक्रमण करने के लिए बोल दिया। ठीक, तो इस हिसाब से 1561 का आक्रमण, मालवा का आक्रमण, बाज बहादुर पर आक्रमण, रूपमती पर आक्रमण, जीता कौन? अकबर। सेनापति कौन? आदम खां। क्या याद रह जाएगा? सब याद रह जाएगा। 61 आदम खां, बाज बहादुर। रूपमती तो पूछा नहीं जाता, रूपमती के चक्कर में उसने वहां आक्रमण किया था। लेकिन याद रखना, इतिहास में इनकी और इनकी प्रेम कहानी बड़ी मशहूर है, रूपमती और बाज बहादुर की। रूपमती रूप में भी तो वैसे भी है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। दूसरा 1562। 1562 वाली कहानी तो आप वैसे भी जानते होंगे, मैंने खूब बताया इसको। 1562 में याद होगा अकबर अजमेर जा रहा था ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो रास्ते में आमेर ढूंढार प्रांत था, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। ढूंढार प्रांत उसके पिछले वीडियो में जब अकबर शुरू किए थे, तो ढूंढार प्रांत में जो आमेर जो आता था, ढूंढार प्रांत में आता था। तो ढूंढार प्रांत के जो राजा थे, राजा भारमल, भारमल ने अकबर से रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी बेटी जोधाबाई से शादी कर लो। पूरी कहानी मैंने बताया था। फिर जोधाबाई से अकबर ने शादी किया और जोधाबाई से ही पैदा हुआ था कौन? जहांगीर या फिर सलीम। सलीम चिश्ती की कुटिया में, कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा में है, वही बताए थे आपको। तो ये तो वहाँ पैदा हुआ था। तो ये जो आमेर के राजा थे भारमल, इन्होंने आक्रमण किया। बस छोटी सी झड़प हुई थी, उसके बाद भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद बोले कि हम तुम लोग अब दोस्त दोस्त हो गए, तो ऐसा करते हैं, इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों, इसने अपनी बेटी की शादी कर दी थी किससे? अकबर से। यही कहानी आप सुने थे, पढ़े थे, पिछले वीडियो में हमने यही कवर किया था। इसमें कोई विशेष टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि इस पर हमने वीडियो कवर कर लिया है, तो आप जानते होंगे। 1562 में आमेर गया, आमेर ने इनकी अधीनता स्वीकार की। ओके, 1564 में क्या हुआ? 1564 में अकबर ने गोंडवाना का क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र गोंडवाना का क्षेत्र, ठीक है, यही बाद में टूटेगा तो हैदराबाद, कर्नाटक, यही सब ढेर सारा क्षेत्र बनेगा। अभी गोंडवाना का क्षेत्र है। ठीक है, तो गोंडवाना के क्षेत्र पर आक्रमण किया। और वहां पर जो रानी थी, वो उनका नाम था रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती जो थी गोंडवाना के क्षेत्र में रानी थी। दरअसल बात यह है कि उनका एक छोटा सा बच्चा था, अभी उतना उम्र नहीं था कि वो संभाल सके गद्दी। तो वो अपनी मम्मी की देखरेख में, मतलब कि वो राजा था, उनका छोटा सा बेटा नाबालिग था, तो देखरेख के लिए कोई चाहिए। तो ऐसे में रानी दुर्गावती जो है उनकी देखरेख कर रही थी। तो रानी दुर्गावती ही मेन शासिका थी। और गोंडवाना का जब गोंडवाना पर जब आक्रमण किया 64 पे, तो जो सेनापति अकबर की तरफ से गया था उसका नाम था असफ खां। असफ खां बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे इतिहास में असफ खां असफ खां असफ खां असफ खां ही चलेगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। अब जब इसने गोंडवाना पर आक्रमण किया तो अकबर खुद नहीं किया था, असफ खां को भेजा था। इनका सेनापति था असफ खां, असफ खां को भेजा था। तो असफ खां जब यहाँ आक्रमण किया और रानी दुर्गावती को हराता है, हालांकि रानी दुर्गावती ने खुद को मार भी लिया था, वो कहानी खत्म हो जाती है वहीं पर, और ये क्षेत्र जीत जाता है कौन? ये असफ खां। ये वही असफ खां है जिसकी बहन, इसकी बहन नूरजहां, नूरजहां इनकी बहन है। और ये शादी करेगी किससे? अकबर के बेटे, किससे? जहांगीर से। और ये वही आसफ खां है, इसकी बेटी, खुद की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, इसकी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, ये शादी करेगी शाहजहां से। जहांगीर के बेटे शाहजहां से शादी करेगी। ओके, ध्यान रखना, ये असफ खां का खानदान आने वाले मुगल वंश में शामिल होने वाला है। इस आसफ खां का खानदान आने वाले मुगल वंश में मल्लिका हिंदुस्तान बनने वाले हैं ये लोग, मतलब कि मल्लिका की सीढ़ी पर जाने वाले हैं। ये बहुत बड़ा गेम खेलने वाला आगे, ध्यान रखना इसको। आसफ खां को ये गया है कल, गोंडवाना गया, रानी दुर्गावती को हराया और इस क्षेत्र को कवर करके दिया किसको? अकबर को। ओके, याद रहेगा। कब किया? 64 में। 61, 62, 64। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 62 में, 63 में, 64 में उसने कई कर भी समाप्त किए थे अकबर ने, याद होगा आपको। बात करें 1567। 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। जब इसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो वहां के राजा थे उदय सिंह। ये वही उदय हैं जो प्रताप सिंह के पिता हैं, प्रताप सिंह के खानदान के हैं। प्रताप सिंह, देखो, जैसे अपने यहाँ राजा होते हैं ना, वैसे राजस्थान में राणा होते हैं। राणा, राजा को राणा बोलते हैं। और वहां का जो राणा था उस टाइम 1576 में जब हल्दी घाटी का युद्ध होता है, तो वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के आगे अगर राणा लगा देंगे तो राणा प्रताप सिंह हो जाएगा। और जब जैसे अपने यहाँ राजा के आगे महा लगा दें महाराजा होता है, वैसे ही राणा के आगे महा लगा दें महाराणा हो जाएगा। तो नाम आया महाराणा प्रताप सिंह ना। वास्तविकता ये मुख्य नाम प्रताप सिंह ही है, लेकिन नाम के आगे राणा, राणा के पीछे महाराणा लगाने से ये बन गया महाराणा प्रताप सिंह। ओके,
जब अकबर यहाँ पर आक्रमण करता है, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है, तो उसके जो वहाँ जो सेनापति थे जो बहुत बहादुरी से लड़े, उनका नाम था जयमल और फतेह सिंह। जयमल और फतेह सिंह की बहादुरी से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि इसने इन दोनों की मूर्तियां भी बनवा दी। सोच लीजिए, इतना बहादुर थे ये लोग। प्लस यहाँ पर जो इस समय राजा थे, उनका नाम था राणा उदय सिंह। ध्यान में अभी बताया मैंने, राणा शब्द लगाते थे, क्यों? क्योंकि राजा की जगह राणा लिखते हैं, अगर महाराजा लिखा तो महाराणा लिखेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये उदय सिंह थे। उदय सिंह जब इस युद्ध में लड़े, हालांकि ये जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ मुगलों के कब्जे में गया नहीं, बस वो तो कुछ क्षेत्र जीत लेते, कुछ क्षेत्र रह जाता, ऐसे ही रहता था। और इसमें 30,000 राजपूतों की जान गई है, 30,000 लोग मारे गए, इतना भयानक युद्ध था। और इसमें उदय सिंह के कई क्षेत्र गंवाने पर, उदय सिंह ने अपने कई क्षेत्र गंवा दिए, कई क्षेत्र ये कब्जे में चला गया, मुगलों के कब्जे में चला गया। इस 1567 में अकबर ने पहली बार चित्तौड़ को अपने यहाँ पर घेरने का प्रयास किया था। दरअसल बात ये थी ना, अकबर नागौर में बैठा, नागौर में रुका, और नागौर से उसने संदेशा भिजवाया। नागौर आप जानते हो ना, नागौर एक स्थान है राजस्थान में, कि यहाँ के सभी जो छोटे छोटे राजपूत हैं आके मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। चित्तौड़ के राणा ने मना कर दिया। तो अकबर की निगाह में ये बात खटक रही थी कि जब सब लोग मेरी अधीनता स्वीकार करें तो ये क्यों नहीं कर रहा है। इसीलिए वो यहाँ पर कई बार जब तक जिंदा रहा तब तक चित्तौड़ के लिए परेशान रहा, हालांकि पूरी तरह से कभी नहीं पाया। इतना ध्यान रखिए कि 1569 में अकबर ने फिर से आक्रमण, 69 याद है आपको, जहांगीर पैदा भी हो रहा है इसी समय, 68-69 के आसपास। तो 1569 में क्या हुआ, रणथंभौर पर इसने आक्रमण किया। वहां के राजा थे सुरजन सिंह। अब देखो, छोटे छोटे आक्रमण करते गया, चीजों को जीतता गया, स्थानों को जीतता गया, अपना क्षेत्र बड़ा करता चला गया अकबर। 1569 में इसने कलिंजर पर आक्रमण किया, जो कि यूपी के बांदा जिले में है, आप जानते हो कलिंजर। और यहाँ का जो उस समय शासक था, नाम था रामचंद्र। ये वही रामचंद्र हैं जिनके दरबार में रहते थे कौन, तानसेन या फिर रामतनु पांडे, जो कि ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, ग्वालियर के हैं वो। तो वो इन्हीं के यहाँ रहते थे, तानसेन। और कहा जाता है कि ग्वालियर वाले के बारे में बोला जाता है, ग्वालियर में अगर बच्चा रोता भी है ना, तो वो एक धुन में रोता है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे किसी धुन में से गा रहा है। मतलब ये कहावत है कि मतलब कि तानसेन वहाँ के इतने बड़े संगीतज्ञ हैं, वहाँ के लोग इतने बड़े संगीतज्ञ होते हैं कि अगर वहाँ बच्चा रोते भी है, समझ लो धुन में रो रहे हैं। वहाँ पे अगर बर्तन गिरता है, अगर खटखट की आवाज आती है, समझ लो वो धुन में आ रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा बज रहा है, ऐसा लग रहा है। मतलब ऐसी कहावतें बोली जाती हैं वहाँ के बारे, ग्वालियर के बारे में। तो ये ग्वालियर से थे तानसेन, और ये इन्हीं के यहाँ रहते थे। फिर इनको ले गया अकबर अपने यहाँ। उसके बाद इन्हीं से वो अपना संगीतक, अपने राज दरबार का संगीतक इन्हें नियुक्त करता है। मियाँ का मल्हार, मियाँ की ठोड़ी, तमाम राग की इन्होंने रचना भी किया था। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दिया था किसको, तानसेन को। ठीक है। और एक बार कहा जाता है कि इनको मजबूर किया गया राग दीपक गाने के लिए, जबकि ये नहीं गाना चाहते थे, तो इनको मजबूर किया गया। ये खुद से नहीं गा रहे थे, अकबर को बहुत कहा गया कि ये बड़ा अच्छा राग दीपक गाता है, इनसे आप बोलो एक बार गाएं। तो ये लोग जाकर अकबर का, भाई राज्य का आदेश है, राजा का आदेश है, कैसे मना कर सकते हैं। तो ये जो है मजबूरी में गाना शुरू करते हैं। और कहा जाता है कि इतना सुरीला, मतलब ऐसा गाने में ऐसा खो गए कि चारों तरफ गर्मी बढ़ गई। पता नहीं कैसे गाते थे, गर्मी बढ़ जाती थी। आज के ज़माने में अगर ऐसा हो तो लोग इन्हीं को बैठा के गवाए, इतनी एसी लगवाने की, इतनी ठंडी में हीटर चलाने की क्या जरूरत है, बैठा के गवा दें, एक जगह बैठा के, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी आ जाए। तो अब जो भी हो सकता है सही भी हो। कहा जाता है कि इन्होंने जब राग दीपक गाना शुरू किया तो इतनी गर्मी फैल गई कि लोग वहां से भागने लगे, और खुद इनके अंदर इतनी गर्मी आ गई कि इनको सही करने के लिए थोड़ी दूर, कुछ दूर पर कुछ लोग रहते थे जो राग मल्हार गाते थे, उनके यहाँ गए। फिर वो लोग राग मल्हार गाकर इनके अंदर की गर्मी को शांत किए, लेकिन वो गर्मी कुछ रह ही गई थी, जिससे बाद में इनको ज्वर हो गया, और उसी ज्वर में ये मर गए। अब कहानी कितनी सही कितनी गलत है, सब सुनी सुनाई कहानी है, जानते रहो, सब पेपर में नहीं आता है, बस ऐसे कहानी थी, बता दिया मैंने। तानसेन, पूरा नाम रामतनु पांडे, ग्वालियर खानदान। अकबर ले गया अपने यहाँ पर, अपना संगीतज्ञ बनाया, और इनको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। मियाँ की ठोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का राग, ऐसे बहुत सारे रागों की इन्होंने रचना की। राग दीपक ये इनका फेवरेट गीत था। क्या याद रहेगा? याद रहेगा, मुझे पता है। ठीक है। 1570 में इन्होंने फिर से आक्रमण किया, मारवाड़ पर, बीकानेर पर, जैसलमेर पर, इन तीनों क्षेत्रों को कब्जा किया। ओके। 1572 वाला इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1572 वाला। 1572 में इन्होंने जब आक्रमण किया था तो वो गुजरात विजय था।
गुजरात विजय जब इन्होंने किया, वहां के शासक थे मुजफ्फर खां तृतीय। मुजफ्फर खां तृतीय को जब इन्होंने हराया तो गुजरात को क्षेत्र को जीता। और गुजरात आपको ये दिखेगा, ये गुजरात का क्षेत्र है। अगर इसको जीतेंगे तो ये किनारे वाला क्षेत्र, इधर समुद्र वाला क्षेत्र है ये। तो इन्होंने पहली बार ये समुद्र देखा, और जब समुद्र देखा तो खुश हो गया, अरे समुद्र ऐसा होता है, मैंने तो आज तक देखा ही नहीं था। आप लोग देखे हो समुद्र? नहीं देखोगे, बहुत लोग नहीं देखोगे। अब पहली बार देखोगे तो अंदर से थोड़ी सी खुशी आएगी ना कि मैंने समुद्र भी देख लिया। बहुत लोग तो बेचारे बिना समुद्र देखे ही मर जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है गंगा जी में प्रवाहित हो जाता है, तो गंगा जी में ही रह जाते हैं, समुद्र तक नहीं पहुंच पाते। भविष्य में समय मिले तो एक बार समुद्र जरूर देखिए आप, ठीक है। तो अब ये समुद्र देखा पहली बार, एकदम नीला नीला, पूरा आकाश नीला, पूरा जहां तक दिख रहा है सब नीला नीला, ऊपर से आकाश भी उसी में जुड़ा हुआ है, वो भी नीले रंग का दिख रहा है। एकदम खुश हो गया, अरे समुद्र ऐसा होता है, पहली बार देखा था। उसके बाद उसी समय पुर्तगालियों से मिला, पुर्तगाली आ चुके हैं, तो बहुत अंदर से खुश था। और इसी समय आपको याद होगा फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी करवा रहा है कि उसके बेटा पैदा हुआ है, बहुत खुश था। जिसके यहाँ जिसको 7-8 साल से बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर अचानक से बेटा पैदा हो जाए तो अंदर से खुशी आती है ना, सिंपल सी बात है, आप सुने होंगे देखे होंगे। तो ये बहुत खुश था अंदर से, बहुत दिनों बाद बच्चा पैदा हुआ था। तो वो याद है फतेहपुर सिकरी में रुका था, आगरा में, शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो ये आया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाना शुरू किया, और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही दक्षिण की तरफ मुंह करके, जिधर से गुजरात आ सकते थे, इधर से गुजरात इधर आएंगे ना, तो यहीं पर बनवाया क्या, बुलंद दरवाजा। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा, बुलंद दरवाजा बनवाया, और फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया, ठीक, याद रखना। और फतेहपुर सिकरी को राजधानी भी बनाया, ध्यान रखना। राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी, दिल्ली से आई आगरा, आगरा से अभी फतेहपुर सिकरी ट्रांसफर हो रही है। सोचो 3 जगह राजधानी जा रही है, दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा से फतेहपुर सिकरी। मतलब मैं एक ही राजा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग राजाओं ने ऐसा किया था। सिकंदर लोदी के समय में यहाँ पर आगरा आई थी, याद है ना। उसके बाद तो आगरा दिल्ली से शासन चल ही रहा था, हुमायूं कहानी मैंने खूब समझाया था आपको। तो अब फतेहपुर सिकरी गई, कौन ले गया, अकबर ले गया अपनी राजधानी फतेहपुर सिकरी। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाता है, मुजफ्फर खां तृतीय को हराता है, बुलंद दरवाजा बनवाता है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाता है। ओके ना। यहीं पर आपको जोधाबाई महल भी मिलेगा फतेहपुर सिकरी में, मोती महल भी यहीं पर मिलेगा फतेहपुर सिकरी में। बहुत सारी चीजें निर्माण करवाता है, इबादत खाना भी यहीं पर मिलेगा। कल के वीडियो, परसों वीडियो में यही सब बताए थे, अगर आप देखे होगे तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 1572 का विजय होता है। 1574 में इसने बिहार में आक्रमण किया। बिहार में जो शासक था वो था दाऊद। दाऊद को लड़ाई हो ही रही थी, दाऊद वहां से भाग जाता है, भाग कर कहा जाता है, बंगाल चला जाता है। तो अकबर कहता है बेटा चलो, छोड़ेंगे नहीं हम तो, आज तुमको हरा कर ही छोड़ेंगे। फिर वो पीछे पीछे बंगाल, बिहार यहाँ है, बिहार बगल बंगाल है ये, तो ये बंगाल तक चला गया, बिहार से बंगाल तक गया, और बंगाल में जाकर उसको हराता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि कब हराया, तो कब बिहार कब बंगाल, तो वही 1574 में बिहार, बिहार से दाऊद भागा बंगाल, तो बंगाल पर भी आक्रमण कर दिया उसने, ठीक है, पीछे पीछे पहुंच गया वहां पर। 1576 पे इसने देखो, 1576 में दोबारा चित्तौड़ पे जा रहा है, एक बार चित्तौड़ पे आक्रमण कर चुका राणा उदय सिंह, याद होगा। 1576 में चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से जिसे मशहूर किया गया है। 1576 में जब ये चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो वहां के जो राजा थे वो थे प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, तो राजा को राजस्थान में राणा बोलते हैं, तो राणा प्रताप सिंह। अब बाद में उन्होंने अपने नाम के आगे महा लगा दिया, तो महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है, जिनका अपना एक पर्सनल घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, जो कि इतिहास में बड़ा मशहूर है कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया, हवा का पाला था। तो याद रखना, ये वही चेतक इन्हीं की सवारी थी। तो इन्होंने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया 1576 में, तो इनका जो सेनापति था, महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो था हकीम सिंह, और जो अकबर का सेनापति था वो था मान सिंह। देखो कितनी विपरीत परिस्थिति है, अकबर मुस्लिम शासक है, उसका सेनापति हिंदू है। महाराणा प्रताप हिंदू शासक है, उनका सेनापति हकीम खां। ये दोनों लड़ाई हुई, हालांकि राणा की स्थिति थोड़ी सी कमजोर पड़ी, तो राणा को वहां से भागना पड़ा जान बचाकर, और वो पहाड़ियों में छिप गए। और वहां पर झाला नामक उनका एक सेवक था, उसने उनकी सहायता की। इसके साथ साथ भील जातियां थी, भील जनजातियां उस जंगल में रहती थी, उन्होंने भी राणा की सहायता की युद्ध में, ठीक है। तो झाला और भील जातियों ने खूब हेल्प किया था इनका, महाराणा प्रताप का, और अकबर से युद्ध के दौरान। हालांकि अकबर ने पूरी तरह से नहीं जीता कभी हल्दी घाटी के युद्ध को, मतलब कभी भी चित्तौड़ को नहीं जीता था। बाद में आप देखोगे जहांगीर इनका बेटा आएगा, वो भी इसके लिए काफी प्रयास करेगा, और बाद में कुछ समझौता भी होता है, लेकिन याद रखना पूरी तरह से नहीं जीता, बस लड़ाई 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 ही चलती रही, जीता नहीं। मतलब कि राणा प्रताप ने कभी सर झुकाया नहीं। दरअसल बात यह है, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, नागौर में आके बैठा,
बोला कि आप आकर मेरी अधीनता स्वीकार करो। बहुत सारे राजपूत गए, इन्होंने सर झुकाने से मना कर दिया तो ये बात खटकने लगी। अब जैसे आप कहीं के राजा हो, आप बुलाओ सबको, सब आओ मेरी अधीनता स्वीकार करो, और कोई एक उसमें मना कर दे तो बुरा लग जाएगा। तो जब सब झुक रहे थे, ये क्यों नहीं झुक रहा है, बस वही चीज थी। इसीलिए इनके खिलाफ, मतलब कि इनके खिलाफ हो गया, और जब तक जिंदा रहा तब तक अभियान पे अभियान करता रहा, पूरी तरह से जीत नहीं पाया। बहुत राजपूत मारे गए, वहां भी 30,000 मरे थे, अभी बताए थे। यहाँ भी बहुत लोग मारे गए, पूरी तरह सफलता नहीं। और अकबर को लगता था छोटी छोटी रियासतों के चक्कर में क्या अपने जीवन बर्बाद करें। एक प्रकार से ये चित्तौड़ अकबर के लिए नासूर हो गया था। एक तो उसकी बदनामी हो रही, दूसरा वो जीत नहीं पा रहा, तीसरा उसके ढेर सारा पैसा सेना सब खर्चा हो रही थी। तो उसे लगा छोटी छोटी रियासतों के चक्कर में अपना बहुत बड़ा साम्राज्य खत्म कर रहा हूँ, इसलिए पूरी तरह से फोकस भी नहीं कर पा रहा था। ध्यान रखना, पूरी तरह से चित्तौड़ नहीं पाया था, याद रखना। 1576 का हो गया। उसके बाद 1581 में इसने काबुल पर आक्रमण किया। वहां का जो शासक था वो था हकीम खां, अकबर का सौतेला भाई था। ध्यान रखना, हकीम खां अकबर का सौतेला भाई था। 1581 में इसने काबुल पर आक्रमण किया था। ठीक।